हवेली के पिछले लॉन में धूप नीम गर्म थी। लॉन के बीच बिछे सफेद चादर वाले छोटे कालीन पर ईमान दुपट्टे का पल्लू संभाले खामोशी से कढ़ाई कर रही थी। उसकी उंगलियों की जंबिश में एक सुकून था, जैसे वो धागों से अपनी उदासी को गांठ रही हो। देखने में वो बला की हसीन थी, दूध से भी ज्यादा सफेद रंग जिसमें गुलाबीपन शामिल था। लंबे आबशार की मानंद बाल जो कमर पर बिखरे हुए थे। मुतनासिब जिस्म इसे देखकर किसी हूर का गुमान होता था। चंद लम्हे बाद अचानक पीछे से कदमों की आहट आई, नरम मगर भारी। इसने चौंक कर पलट कर देखा। आजम चंद कदम के फासले पर खड़ा था। खाकी कुर्ता, बाजू कोहनी तक मोड़े हुए, चेहरे पर वही शरारती सी मुस्कुराहट जो उसकी शख्सियत का असासा थी। इसे देखकर ईमान के होंठों पर भी मुस्कुराहट खिल गई थी। वो हल्की सी झिझक के साथ बोली, आजम तुम कब आए? आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। लहजा मिठास भरा था, जबकि वो करीब आते हुए कालीन के एक कोने पर बैठ गया और इसको देखते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले लेकिन आप इतनी मसरूफ नहीं थी कि पीछे देखने की जहमत ही नहीं की। खैर मैडम, तुम घर क्यों नहीं आई? मैं कितना इंतज़ार करता रहा। पूरी दावत तुम्हारे बगैर फीकी गुजर गई। तुम्हारी वजह से मैंने अम्मी से जिद की थी कि दावत रखी जाए और आप आई नहीं। तुम्हें मैंने बहुत याद किया। मुझसे तो एक निवाला भी हलक से नहीं उतरा था। हर लम्हा नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। ईमान सर झुकाकर कढ़ाई का धागा काटते हुए आहिस्ता से बोली, तुम जानते हो खान साईं को मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है। इन्होंने मना कर दिया था। तायाबू तो लेकर आना चाहते थे, मगर क्या करती। इनके आगे न कभी मैं बोली और न बोलने की हिम्मत रखती हूँ। अंदाज उदासी से लबरेज था। फूफो से मिलने का भी बहुत दिल था और तुमसे भी, मगर क्या करती, मजबूर हो गई थी। आजम ने मस्नूई संजीदगी से मुंह बनाया। हाँ, इस इज़मीर को तुमसे कुछ ज़्यादा ही मसले हैं। हर बात में रोक टोक। पता नहीं खुद को क्या समझता है, बिला वजह का हुक्मरान बना फिरता रहता है। वो मुस्कुराती, मगर आंखों में हल्की उदासी उतर आई। वो बस अपने तरीके से ख्याल रखते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, मगर कभी कभी दिल उदास हो जाता है। मैं भी सबकी तरह ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो अम्मी मेरे साथ कर चुके हैं, इसके बाद ये सब होना ज़रूरी है। आज़म घास से एक पत्ता तोड़कर उंगलियों में घुमाते हुए बोला, बिला वजह किसी और की सज़ा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस बात के सरासर खिलाफ हूँ और मैं करता हूँ अम्मी से बात। वो जल्दी तायाबू से बात करेंगी, सब आसान हो जाएगा। इसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरत से बोली, क्यों? फुप्पो तायाबू से क्या बात करेंगी? चंद लम्हे आज़म खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, एक बात पूछूं? पूछो, वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? वो धागा लपेटते लपेटते ठटक गई थी। नजरें झुक गईं। लम्हा भर बाद आहिस्ता से बोली, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट कज़न हो। तुमने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक ऐसी औरत की बेटी हूँ जो घर से भाग गई थी। आवाज़ रुकी, फिर वही भारी सांस के साथ बोली, और जिसके गम में मेरा बाप मर गया। तुमने कभी मेरा माजी मेरे मुंह पर नहीं मारा। तुम बहुत अच्छे हो। आज़म के चेहरे पर नर्म सी संजीदगी उतर आई थी। बस फिर मुझसे अच्छे की ही उम्मीद रखना, लेकिन बदले में मैं भी अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। वो इसके लहजे में छुपी गहराई समझ गई थी, मगर खामोश रही। हवा में एक अजीब ठहराव छा गया, चंबेली की खुशबू जैसे इन दोनों के बीच लटक गए हो। ऐसे लम्हे लॉन के कोने से एक मुलाजमा भागती आई, दुपट्टे का पल्लू संभालते हुए हाँफ कर बोली, छोटी बीबी, आपको अंदर बेगम साहिबा बुला रही हैं। वो चौंक कर उठ बैठी। हाँ, अभी आती हूँ। फिर आज़म की तरफ देखते हुए बोली,
चलो अंदर चलते हैं। मैं ताई अम्मी की बात सुन लूँ, तुम ताया अब्बू से मिल लो, वो अंदर ही होंगे। आज़म ने इस बात में सर हिलाया। चलो, लेकिन अगली बार तुम दावत छोड़ोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। वो हंसी। खान साईं से इजाज़त ले लेना पहले, वरना फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। आज़म सर झटक कर बोला, ठीक है मैडम, फिर अगली बार मैं खुद आऊँगा इजाज़त लेने। दोनों लॉन से चलते हुए अंदर की तरफ बढ़े। पीछे वो चादर, धागे और अधूरी कढ़ाई धूप में रह गए थे, जैसे इनके दरमियान कही गई सब बातें इस चादर के धागों में बंध गए हों, खामोश मगर मौजूद। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सहन में लटके बल्बों की मदम रोशनी हवा के साथ होले होले हिल रही थी। खामोशी में कहीं दूर से झिंगर की मुसलसल आवाज आ रही थी। वो दबे कदमों से राहदारी अबूर करती स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची। अंदर से हल्की सी लैंप लाइट छलक रही थी। लकड़ी की खुशबू, किताबों के बोसीदा कागजों की महक और पुरानी घड़ी की हल्की टिक टिक, सब ने फिजा को संजीदा बना दिया था। इसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से अमजद साहब की गंभीर आवाज उभरी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुई। सामने मेज के पीछे वो बैठे थे। ऐनक के पीछे से किताब पर झुके हुए इसने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, अगर आप इस आदत दें तो मैं अंदर आ जाऊं। इन्होंने किताब बंद करते हुए जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आओ बैठो, इधर आओ मेरे पास। साथ रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अंदर काफ़ी मोहतात था। वो नरमी से कुर्सी खींचकर बराबर में बैठ गई। हाथ दुपट्टे के पल्लू पर मजबूती से जुड़े हुए थे। कमरे में घड़ी की टिक टिक और इनके सांसों की आवाज़ ही बाकी रह गई थी। वो इसको देखते हुए संजीदगी से बोले, तुम कैसी हो बेटा? 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं, कहाँ गायब थी? रात की चाय भी मुझे नहीं दी और सुबह के नाश्ते के वक्त भी मौजूद नहीं थी। हालांकि मैंने कई बार आपको कहा है कि रात की चाय मैं आपके हाथ की पीना पसंद करूंगा। वो फौरन सर झुकाकर बोली, माज़रत चाहती हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगी। दरअसल ताया अब्बू पढ़ाई कर रही थी, पेपर होने वाले ना, अचानक डेट अनाउंस हो गई, वरना मैं पुरसकून थी। अब मेहनत करनी होगी। वो हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारे भी इम्तिहान है, अच्छा कर लूँगी, परेशान ना हो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। फिर लम्हा भर रुक कर चेहरे के तासुर को संजीदा करते हुए बोले, मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसने चौंक कर सर हाँ में हिलाया। जी ताया अब्बू। हुक्म करें कोई काम? चाहे आपको? अमजद साहब मेज़ पर रखी कलम से खेलते हुए आहिस्तगी से बोले, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जवान होने के बाद क्या हरकत की। तुम सिर्फ 13 साल की थी और वो अपने एक नाम नेहाद आशिक के साथ भाग गई। तुम्हारी माँ की इस हरकत ने हमारे पूरे ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारे ख़ानदान की औरत ऐसा कदम उठाएगी, मगर तुम्हारी माँ ने ऐसा किया। लफ्ज़ों की गर्मी ने कमरे की फ़ज़ा बदल दी थी। वो चुपचाप बैठी रही। मेरा भाई, तुम्हारा बाप, इस गम में तड़प तड़प कर मर गया। हम चाहते तो तुम्हें भी निकाल देते, तुम्हारी माँ के पास छोड़ आते, मगर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम हमारा खून हो। अपने खून की हिफाजत करना हम जानते हैं। मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को किसी कीमत पर भी रोड पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ ताया अब्बू, आप सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। ये अल्फाज अदा करते हुए उसके हलक में कुछ चुभा था। वो तमाम तल्ख जुमले याद आए थे जब भी कोई ऐसी बात होती थी और उसकी माँ का जिक्र होता था जिसमें इसे भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता था। उन्होंने इसकी बात काट दी।
मुझे नहीं मालूम तुम्हारी माँ कहाँ है, कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, मगर मैं अपनी भतीजी को एक महफूज ज़िंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ से लाख इख्तलाफ सही, मगर तुम मेरी भतीजी हो और मुझे इस बात का बहुत एहसास है। वो लम्हा भर रुके, फिर साफ लहजे में बोले, मैंने तय किया है तुम्हारी शादी अपने बेटे इज़मीर खानज़ादा से कराऊंगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो चौंक गए, आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। तायाबू, वो बस इतना ही कह पाई थी। लहजा बुरी तरह लड़खड़ा गया था। वो जो बस ख्याल में इस बात को सोचती थी, आज हकीकत बन गई थी। अपने ताया के मुंह से इसे अल्फाज सुनकर इसके वजूद पर कपकपी तारी हो गई थी। अमजद साहब ने इसे गौर से देखा, फिर ठोस आवाज़ में बोले, तुम्हें एतराज़ नहीं करना चाहिए बेटा। हमारे ख़ानदान की बहन बेटियां सवाल नहीं करती और ना हम एतराज़ करने की इजाज़त देते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन खान साई तो मुझसे उम्र में पूरे 10 साल बड़े हैं और काफ़ी मुख्तलिफ मिजाज के भी हैं। इसको समझ नहीं आ रहा था वो बात किस तरह संभाले। जो मुंह में आया था वो बोल गई थी। अमजद साहब भारी लहजे में बोले, देखो ये मेरा मसला है कि वो कैसा मिजाज रखता है। इसे राज़ी करना मेरा सर दर्द है, तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम्हारे लिए जो फैसला कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है और उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज़ नहीं होगा। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की सुई की आवाज़ गूंज रही थी। फिर वो कलम मेज़ पर रखते हुए बोली, इसी महीने के आखिर में तुम्हारा निकाह रखूँगा। रुखसती तुम्हारे इम्तिहान के बाद होगी, ठीक है? वो बोल नहीं सकी। नजरें फर्श पर झुकी रहीं। दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई थी, ऐसी जिसे वो खुद भी समझ नहीं सकी। शायद तकदीर की किसी इशारे की खामोश कबूलियत थी या महज एक उम्र के ख्वाब का हल्का सा अक्स। अमजद साहब ने इत्मीनान से अपनी ऐनक दोबारा पहनी और किताब खोल ली। अब जाओ, देर हो रही है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और हाँ, रात को वक्त से सोया करो। कल भी तुम्हारे कमरे की लाइट जली हुई थी। फिर इज़मीर गुस्सा करता है, अगर इसने देख लिया तो भला वजह तुम्हें डांट देगा। वो धीरे से कुर्सी से उठी, चादर संभालते हुए सलाम किया और बाहर निकल गई। राहदारी में आते ही रात की ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई थी। आसमान पर चांद नीम बादलों में छुपा हुआ था, बिल्कुल इसके दिल की तरह, जिसमें रोशनी भी थी और अंधेरा भी। वो अपनी कैफियत समझने से कासर थी। वक्त धीरे धीरे गुजरते जा रहा था। 2 दिन बीत गए थे और वो अपने दिल का हाल किसी को सुनाना चाहती थी, मगर फिल वक्त इसमें हिम्मत नहीं थी। रात ठंडी और खामोश थी। हवेली की छत पर हल्की हवा के झोंके चांदनी के साथ खिल रहे थे। आसमान साफ था, सितारे बेशुमार। नीचे सहन में कहीं कोई चिराग टिमटिमा रहा था और फिजा में चमेली की खुशबू बिखरी हुई थी। वो संगे मरमर की मुंडेर के करीब खड़ी चाय का कप थामे खामोशी से आसमान को देख रही थी। कब से उठती भाप इसके चेहरे के गिर्द मुड़ती, जैसे वक्त लम्हा भर को थम गया हो। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट उभरी। वो चौंक कर पलटी। सामने इज़मीर खानज़ादा खड़ा था, कद लंबा, जिसामत मजबूत, चेहरे पर वही गैर मामूली ठहराव जो उसकी शख्सियत का खासा था। स्याह शलवार कमीज में वो अंधेरे में किसी शहजादे की तरह नुमाया लग रहा था। चांदनी ने इसके चेहरे के खदोखाल को नरम सा निखार दिया था। इसे देखकर इसके हाथ में पकड़ा कप हल्का सा लर्जा और चाय का एक कतरा मुंडेर पर गिर गया। इज़मीर ने भवें उठाई, लबों पर हल्की मुस्कुराहट उभरी। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा गई? कोई चोरी कर रही थी क्या? वो हकलाते हुए बोली, नहीं, मैं बस नीचे जा रही थी। इज़मीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। हाथ की गर्मी में इसके वजूद में कपकपी दौड़ा गई थी। 2 दिन से देख रहा हूँ, छुपती क्यों फिर रही हो मुझसे? सुबह भी मैंने कहा था मेरे कमरे में आकर चाय दो, तुमने मुलाजिम के हाथ भेज दी।
वजह जान सकता हूँ? अंदाज थोड़ा सख्त हुआ था। वो थोड़ा सा सहमी, नजरें झुक गई। मैं शर्मा नहीं रही, बस थोड़ी उलझन में हूँ। अजमीर ने संजीदगी से पूछा। उलझन? कैसी उलझन? वो लम्हा भर खामोश रही। हवा ने इसका दुपट्टा हल्का सा उड़ा दिया, फिर धीरे से बोली, तायाबू आपका और मेरा निकाह करना चाहते हैं, बस इसलिए डर लग रहा है। इजमीर के चेहरे पर एक लम्हे को खामोश मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई राज जान गया हो। निकाह से डर लग रहा है या मेरी कुर्बत से? वो घबरा कर नजरें चुरा गई। मुझे नीचे जाना है, मगर वो अभी भी इसका हाथ थामे हुए था। रुको, उसने आहिस्ता कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। वो ठहर गई, खामोशी से। हवा का एक तेज झोंका गुजरा और छत पर रखे कपड़े हल्के से सरसरा उठे। इजमीर इसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, देखो, अगर तुम्हें एतराज है इस रिश्ते पर तो साफ बता दो, या अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो वो भी कह सकती हो। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वो चौंकी। इसके अल्फाज में तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव, यकीन से वो बोली, बस चेहरे पर हैरत साफ थी। इजमीर ने अगला जुमला ज़रा भारी लहजे में कहा, लेकिन याद रखना, अगर एतराज़ करोगी तो मुझे भी सख्त पाओगी और बाबा को भी। वो जैसे पथराई खड़ी रही। एक लम्हे के लिए इसके दिल ने कुछ कहना चाहा, मगर जुबान साथ नहीं दे सकी। चंद सानिये की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली, जो बड़े चाहेंगे मैं वही करूँगी। हमारे ख़ानदान की बेटियों को एतराज़ करने की इजाज़त नहीं होती, मैं भी नहीं करूँगी। इसने ये कहकर अपना हाथ छुड़ाया, चादर ठीक की और तकरीबन भागती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इजमीर वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा। चांदनी इसके चेहरे पर फैल गई थी, आंखों में एक इत्मीनान की चमक। फिर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, गहरी और पुरसुकून। छत पर अब से वो और इसकी खामोशी रह गई थी। हवा चल रही थी, मगर जब सब कुछ कहकर गुजर चुकी हो। दोपहर की धूप नीम गर्म थी। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर फैल रही थी। बाहर सहन में किसी दरख्त की शाखें हवा के साथ होले होले झूल रही थीं। वो अपने बिस्तर के किनारे टांगे मोड़े बैठी नॉवल पढ़ने में महव थी। बाल ढीले जूड़े में बंधे हुए, चाय का कप नीम भरा मेज पर रखा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि सफ़ा पलटने की आवाज़ भी नुमाया लगती। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इसने चौंक कर दुपट्टा दुरुस्त किया और आहिस्ता से बोली, आज आए, दरवाज़ा खुला है। आज़म अंदर आया। आम दिनों से कुछ थका हुआ सा लग रहा था, मगर इसको देखकर इसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। वो फौरन आ खड़ी हुई, किताब एक तरफ रख दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, रात भी तुम्हें मैसेज किया था। आज़म मुस्कुराहट दबाकर बोला, अच्छा क्या हो गया ऐसा जो मैडम खुद हमें घर बुला रही हैं, वरना तो एक मैसेज का जवाब देना भी आसान लगता है। वो हंसी, अच्छा मजाक मत करो, तुम्हें पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। क्यों भाई, लॉटरी निकल आई है क्या? वो बेड पर आधा लेट गया, दोनों हाथ सर के पीछे जोड़कर। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर चमकती आंखों से बोली, पता नहीं तुम्हें फुप्पो ने बताया या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद बताना चाहती थी। तायाबू मेरा निकाह इजमीर खानज़ादा से कर रहे हैं, इसी महीने की आखिरी तारीख को। आज़म फौरन सीधा होकर बैठते हुए चौंक कर बोला, क्या? तुम क्या कह रही हो? वो बोली, हाँ सच, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं बचपन से इनको पसंद करती थी, बस कभी कहा नहीं। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल, गांव के लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। आज़म के चेहरे का रंग उड़ गया, वो जैसे अंदर से खाली हो गया था। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? इसकी आवाज़ भारी थी। वो मासूमियत से बोली, हाँ क्यों, क्या हुआ? आज़म के चेहरे पर बेबसी उभर गई थी। तो तुम ऐसे नफ़रत करती थी, तुम्हें याद नहीं कितनी बार तुमने कहा था कि वो सख्त मिजाज है, गरूर भरा है, बस हुक्म चलाना जानता है। वो हंसती, मैंने कब कहा कि मैं इनसे नफ़रत कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छे हैं और देखो खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मुझे यकीन नहीं आता इतनी आसानी से दुआएं पूरी भी हो जाती हैं। आज़म ने सर झुकाया, लब भींचे, दिल में जैसे कुछ चटका हो।
وہ برسوں سے اس کی ہر مسکراہٹ، ہر دعا میں خود کو شامل سمجھتا آیا تھا، اور آج وہ کسی اور کے نام خوشی سے چمک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں واقعی لگتا ہے وہ اتنا نیک ہے؟ وہ گاؤں والوں کے ساتھ اچھا بننے کا صرف دکھاوا کرتا ہے، ووٹ لینے کا ڈھونگ ہے یہ سب، سمجھو تو۔ وہ چونک گئی۔ اعظم، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے بارے میں یوں کہتے ہوئے؟ وہ تمہارے تایا ابو کے بیٹے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ سچ تو یہی ہے، تم جیسے مسیحا سمجھ رہی ہو نا، وہ صرف اقتدار کا بھوکا آدمی ہے۔ وہ فوراً بولی، بس کرو، ایک لفظ مت کہنا ان کے خلاف۔ تم شاید ان کی نرمی کو سمجھ نہیں پاتے، وہ میرے ساتھ بھی کتنے خلوص سے پیش آتے ہیں، مجھے ان پر مکمل بھروسہ ہے۔ اعظم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ بھروسہ؟ تم تو اسے جانتی بھی نہیں ابھی، وہ تمہارے لیے نہیں بنا، وہ کافی ہو گیا ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ لہجہ سخت تھا۔ تمہیں اگر میری خوشی برداشت نہیں تو صاف کہہ دو نا، یوں الزام تراشی کی ضرورت نہیں۔ اعظم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں دکھ کی نمی تھی، مگر آواز مضبوط۔ برداشت کی بات نہیں، بس تمہارا بھرم ٹوٹنے سے پہلے بتا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولی، میرا بھرم نہیں ٹوٹے گا کیونکہ میں کسی غلط انسان پر یقین نہیں رکھتی۔ چند ثانیے دونوں خاموش رہے۔ کمرے میں سے پنکھے کی گھومتی ہوئی آواز تھی۔ پھر اعظم اٹھا، اچھا اب تم خوش رہو اپنے خانزادے کے ساتھ، ہم عام لوگ تمہاری دنیا کے نہیں۔ وہ ہچکچائی۔ اعظم، رکو تو۔ مگر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے گئی، سنو تو، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے قدموں کی چاپ راہداری میں دور جاتی رہی اور وہ دروازے پر کھڑی رہ گئی، ہاتھ اب بھی ہوا میں رکے ہوئے، دل میں ایک انکہی خالی گونج کے ساتھ۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بس گھڑی کی سوئیاں چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر سین میں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ درختوں کی شاخیں ہولے ہولے ہل رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر نیچے اتری تاکہ کسی کو جگائے بغیر کچن تک پہنچ سکے۔ فرش ٹھنڈا تھا مگر بھوک کی شدت نے اسے نیند سے زیادہ بیدار کر رکھا تھا۔ کچن کی پیلی بتی جلائی تو پورا منظر نیم اندھیرے میں نہایا ہوا لگا۔ اس نے چولہا جلایا، برتن میں پانی ڈالا اور نوڈلز کے پیکٹ کو احتیاط سے پھاڑنے لگی۔ ابھی بھاپ اٹھنی شروع ہوئی تھی کہ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے جھٹ سے پلٹ کر دیکھا، سامنے ازمیر خانزادہ کھڑا تھا، سفید شلوار قمیص میں، آستینیں کوہنی تک چڑھی ہوئی، بالوں میں معمولی بکھرا اور چہرے پر وہی مانوس سنجیدگی۔ اس وقت کچن میں اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی مگر نگاہوں میں تجسس۔ یہ تو سونے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ بوکھلا گئی، دوپٹہ ذرا سا سنبھالتے ہوئے بولی۔ وہ بھوک لگ رہی تھی اس لیے سوچا نوڈلز بنا لوں۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، اس کے قریب آ کر چولہے کے پاس رک گیا۔ مجھے بھی کافی کی طلب ہو رہی تھی، وہی لینے آیا ہوں، اگر بنا دو تو احسان ہوگا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس سر ہلا کر کپ نکالنے لگی۔ اس کی نظریں وقفے وقفے سے اس پر جا رکتی تھیں، جیسے وہ اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ چولہے پر پانی کی ابلنے کی آواز اب اس خاموشی کو بھرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اچانک بولا، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ اس کا ہاتھ کپ کے کنارے پر ٹھہر گیا، چہرے پر حیرانی پھر شرمندگی کا رنگ تھا۔ اس نے آہستہ سے پلکیں جھکا لیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، تو پھر جب میں بھی سامنے آتا ہوں تمہارے گال سرخ کیوں ہو جاتے ہیں اور تمہاری آواز ایک دم بدل کیوں جاتی ہے؟ نہیں، وہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس سے نظریں جھکا لی۔ سردی کی وجہ سے لال ہو جاتے ہیں شاید۔ وہ ہنسا، دھیمی مگر گہری ہنسی۔ سردی؟ میں تو اپنی چادر بھی کمرے میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے تو کچھ خاص ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ تمہیں شاید کوئی اور بخار ہے۔ وہ بھوکلا گئی۔ آپ تو بلا وجہ بات کو وہ اس کے قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی ہلکی سی گرمی محسوس ہونے لگی۔ بس نکاح کی بات ہی تو ہوئی ہے، اتنی گھبراہٹ کیوں؟ میں گھبرا نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں ہلکی کپکپاہٹ تھی، اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ واقعی؟ وہ مسکرایا، تو یہ نوڈلز بھی میرے بغیر کھانے کے لیے بنا رہی تھی؟
जी बिल्कुल, आपको तो कॉफ़ी चाहिए थी ना, वो बन रही थी। कॉफ़ी तो बन रही है मगर खुशबू कुछ और आ रही है। क्या मतलब? इसने हैरान होकर पूछा। मोहब्बत की शायद, वो बेसाख्ता बोला, जैसे खुद भी चौंक गया हो अपने अल्फाज से। वो कुछ लम्हे इसे देखती रही, फिर नजरें चुरा ली। चेहरे पर लाली गहरी हो गई थी। वो हल्के से मुस्कुराई। आप तो बातों में बहकाने में माहिर हैं। अचानक इसके लबों से जुमला अदा हुआ था। नहीं, बस सच बोलने की आदत है। वो हंसा। वैसे नूडल्स की खुशबू वाकई अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बुकलाहट इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अब आप फिर शुरू हो गए। वो झंझला कर बोली, मैं जा रही हूँ, आप खुद कॉफी बना लें। जा रही हो? वो मसनूई संजीदगी से बोला। तो ये नूडल्स मेरे लिए रहने दो। नहीं, ये मेरे लिए हैं। वो जलती हुई नजरों से देखते हुए बोली, आपको तो सिर्फ छेड़ना आता है। तुम्हारे गाल देखकर मजा आ जाता है ना। इसने कहका लगाया, ऐसा कहकर जिसमें शोखी भी थी और बेखबरी भी। वो सर झटक कर तेजी से मुड़ी, दुपट्टा संभालती बाहर निकल गई। दरवाजे से निकलते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट थी जो वो खुद भी छुपा न सकी। इजमीर खानजादा ने कप में कॉफी उंडेली, चूल्हे के करीब जाकर एक नजर बाहर दरवाजे की सिमत डाली और जेरे लब हंसा। ये लड़की तो वाकई मेरा सुकून छीन कर ले गई। वो नूडल्स देखते हुए मुस्कुरा दिया और फिर बाउल में निकाल कर इसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे के पास रखकर दरवाजे पर दस्तक दी थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। चेहरे की मुस्कुराहट गहरी थी, जो बात की निशानदही थी कि वो रिश्ता इसके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। लेकिन कोई था जो इनकी खुशी से सुलग रहा था। दूसरी जानिब रात की गहरी खामोशी घर पर भारी थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें और हवा के शोर के सिवा सब कुछ जैसे थम सा गया था। आजम के कमरे में गुप अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की के पर्दे बंद थे। सिर्फ सिगरेट की टिमटिमाती राख और लाइटर की कभी कभार झलक इसके चेहरे पर पड़ती तो इसकी आंखों की लाली और चेहरे का तपता हुआ गुस्सा साफ दिखाई देता। इसके सामने मेज पर कुछ तस्वीरें बिखरी थीं, ईमान की, कॉलेज के दिनों की, बचपन के मेलों की। वो तस्वीरें नहीं, जैसे यादें थीं जिन पर अब वो यकीन नहीं करना चाहता था। इसने सिगरेट का आखिरी कश लिया, लाइटर हाथ में लिया और दीवार पर पूरी कुव्वत से दे मारा। आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम सिर्फ मेरी हो। वो फट पड़ा। आवाज में जुनून की लर्जिश थी। तुम्हें सबसे छीन कर अपना बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम किसी और की नहीं हो सकती ईमान, किसी और की नहीं। वो सांसें फूलती हुई दीवार के साथ जा लगा। आंखों से आंसू बह निकले मगर गुस्से ने इन्हें जज्ब कर लिया था। बचपन से हर खुशी वो ले गया। मैं जो चाहूं वो इजमीर के हिस्से में आ जाए। और अब ईमान भी। नहीं नहीं, ये खुशी मैं इसके हवाले नहीं करूंगा, कभी नहीं। कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, फिर हैंडल घूमा और दरवाजा खुल गया। रोशनी का एक तेज रेला अंदर आया। आयशा बेगम थी। इनके चेहरे पर हैरत और परेशानी दोनों झलक रहे थे। आजम, वो आगे बढ़ी। ये कैसा अंधेरा कर रखा है। इन्होंने फौरन बत्ती जलाई। आजम चीख उठा, बंद करो लाइट, बंद करो ये सब। पागल हो गए हो क्या? वो चौंक गई। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चेहरा देखो अपना, ये शराब की बू। आजम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो एक लम्हा इन्हें देखता रहा, फिर जैसे जब्त टूट गया। इसके कंधे लड़ने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, इसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। वो मुझे चाहिए, ईमान चाहिए मुझे। क्या कह रहे हो तुम? आयशा बेगम हैरान हुई। ये क्या बात हुई? अम्मी, आपको पता है वो मेरी है। बचपन से मैंने इससे चाहा है, हर नमाज में मांगा है, खुदा से, दुआ में, सजदे में, और अब वो इजमीर को दे देगी। मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आजम, होश करो। ईमान इजमीर के लिए थी हमेशा से। ये रिश्ता तो तब से तय है जब तुम सब बच्चे थे। ये सब अचानक नहीं हुआ। बचपन का रिश्ता? वो चीखा। कौन सा बचपन में समझ होती है किसी को? तब तो खिलौनों के फैसले भी हम खुद नहीं करते। निकाह का कैसे कर सकते हैं? मैं मानता ही नहीं ये सब। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। आजम, बस करो। वो धीरे से बोली, ये जिद छोड़ दो। किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। किस्मत? वो तंजिया हंसा।
मेरी किस्मत में तो शायद महरूमी ही लिखी है ना। बचपन से लेकर आज तक हर बार वो मुझसे छिन गई। खिलौना, तारीफ, मोहब्बत सब कुछ तो इज़मीर ले गया, मगर ईमान नहीं। मैं इस बार छीन लूँगा, समझी आप? छीन लूँगा। बकवास बंद करो, वो तेज़ लहजे में बोली। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो? ईमान तुम्हारी बहन जैसी है, मामू की बेटी है। बहन? वो हंसा, एक तल्ख जख्म ज़दा हंसी हंसा। मैं इसे बचपन से दिल में रखता आया हूँ। आप जानती भी नहीं मैंने कितनी दुआएं की हैं इसके लिए, इसके नाम की दुआएं। इसके लिए रोज़ा रखा, मन्नत मानी, और आज वो किसी और की हो जाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयशा बेगम के चेहरे पर दुख की एक लकीर खिंच गई। आज़म, तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हारे बस में नहीं है। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, और वो पहले ही किसी और की है। आज़म का वजूद काम गया। इसने दीवार पर मुक्का मारा। अगर वो किसी और की हो गई ना तो मैं ख़त्म कर दूंगा खुद को, समझी आप? ख़त्म कर दूंगा। वो एक कदम पीछे हटी, चेहरे पर खौफ और बेबसी दोनों। आज़म, इनकी आवाज़ नरम हुई। ऐसा मत कहो, खुदा के वास्ते। मगर वो अब सुन नहीं रहा था। वो फर्श पर बैठ गया, हाथों से चेहरा छुपा लिया। वो मुझे चाहिए अम्मी, ईमान मुझे चाहिए। आयशा बेगम खामोश खड़ी रह गई। इनके लब हिले मगर अल्फाज नहीं निकले। इनके बेटे के अंदर का सुकून जैसे मर चुका था, और वो खुद जानती थी अभी अंधेरा सिर्फ कमरे का नहीं, इसके दिल का भी हो चुका था। दोपहर का सूरज तेज था, मगर हवेली के अंदर नीम अंधेरा और खामोशी थी। बावर्ची खाने में हल्की हल्की रोटी पकने की खुशबू फैली हुई थी। ईमान चूल्हे के सामने खड़ी आटे की पेड़ियां बना रही थी, दुपट्टा सर पर टिकाए, माथे पर पसीने की बारीक तह, मगर चेहरे पर सुकून सा था। बाहर सेन में दरख्तों के साए झूल रहे थे, और कभी कभार बर्तनों की आवाज़ खामोशी को तोड़ देती। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा जोर से खुला। कदमों की आवाज़ भारी थी। ईमान ने चौंक कर पीछे देखा, और आयशा बेगम पर्स हाथ में लिए किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। इनके चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुस्सा और थकन का साया। फुप्पो, ईमान खुशी से बोली, आप आ गई? कब लौटी लाहौर से? वो मुस्कुराते हुए इनके करीब आई और गले लगने लगी, मगर अगले लम्हे आयशा बेगम ने इसे झटके से पीछे किया। हाथ मत लगाओ मुझे। ईमान, इनकी आवाज़ में वो सख्ती थी जिससे ईमान के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई थी। वो बेयकीनी से इनको देख रही थी। आज तक इन्होंने कभी इसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था, और वो बेयकीन थी। फुप्पो, वो हकलाती हुई बोली, क्या हुआ? आप इतनी नाराज़ क्यों हैं? मैं माज़रत चाहती हूँ, दावत देने के लिए नहीं आई। वो दरअसल खान साई ने मना कर दिया था, लेकिन मैं अब आ जाऊंगी लाजमी। प्लीज़ आप खफा मत हो। आयशा बेगम के लब कांपे। नाम मत लो अपने इस खान साई का, इसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो परेशानी से बोली, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? प्लीज़ बताएं। वो हकीकतन परेशान हो गई थी, जबकि वो तंजिया बोली, क्या हुआ है? तुम पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा तबाह हो गया है। कल रात इसने शराब पी है, सिगरेट पी है, चीख रहा था, रो रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे इस हालत में नहीं देखा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझ पर ऐसी कयामत आ सकती है। तुमने मुझे वो दिन दिखाया जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने और आज़म ने तुम्हें हर धूप सर्द से महफूज रखा, और बदले में तुमने हमारे साथ ये किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ईमान के हाथ से बेलना नीचे गिर गया। बोल रही है, आप मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और आज़म ने शराब पी है। उसका लहजा बेयकीन था। नहीं भूपो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो तो बस आयशा बेगम ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। मेरे सामने मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हकीकत बहुत अच्छे से मालूम है। तुम्हारी वजह से आज हम इस हाल में पहुंचे। तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया, मोहब्बत के बहाने बहकाया, और जब वो तुम्हारे इश्क में पागल हो गया तो तुमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। अब किसी और से शादी कर रही हो। ये इंसाफ है तुम्हारा? नफरत है मुझे तुमसे। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुमसे तमाम रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। ईमान की आंखों में आंसू तैरने लगे। फुप्पो, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। आज़म मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, बड़ा भाई है। मैंने कभी इससे ऐसी बात नहीं की, ना कभी ऐसा सोचा।
आप गलत समझ रही हैं, वो मेरे सुख दुख का साथी ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी इसके लिए ऐसे ख्वाब नहीं सजाए। वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अलग हैं। जबकि वो तंजिया हंसी, गलत तो मेरा बेटा था, जो तुम जैसी लड़की पर भरोसा कर बैठा। तुमने इसके जज्बात से खेला। ईमान, तुम्हें अंदाज़ा भी है वो तुम्हारे लिए क्या सोच चुका है। वो खुद को मार डालेगा अगर तुम्हारा निकाह किसी और से हुआ। और याद रखना, अगर मेरा बेटा मरा तो जीने मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। तुम्हारी माँ की वजह से मेरा भाई इस दुनिया से गया, अब तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लो। अपने हाथों से तुम्हारा भी गला दबा दूंगी। तुम्हारा घर कभी आबाद नहीं होगा, मेरी बद्दुआ है। अगर मेरा बेटा दुनिया की तरफ लौट कर नहीं आया तो मैं तुम्हें बद्दुआएं देकर मार दूंगी। ईमान के हाथ काम गए। फुप्पो, मैंने कभी इससे वादा नहीं किया, कभी ख्वाब नहीं दिखाए। मैंने हमेशा ऐसे भाई की तरह समझा, और मुझे तो मालूम है बचपन से मेरा रिश्ता इज़मीर खानज़ादा से तय है। मैं इससे पीछे कैसे हट सकती हूँ। यही वजह थी कि मैं हमेशा इसके सामने एक फासले से रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप अपने बेटे से पूछें, इससे सवाल करें कि क्या कभी ईमान ने इससे बोला कि वो भी इससे मोहब्बत करती है। इसने भी कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर वो कभी ऐसा कहता तो मैं इसको बता देती कि मैं इसकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रवायात के मुताबिक मैं इज़मीर खानज़ादा की हूँ। बेशक फूफो, आप और आज़म हमेशा मेरे सुख दुख के साथ ही रहे, लेकिन ताया अब्बू, ताई अम्मी और खान साई, इन्होंने भी मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ा। वाह, आयशा बेगम ने गुस्से से कहा, आप ख़ानदान की इज्जत की दुहाई दे रही हो। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रही हो। जब बड़ी भाभी तुम्हें बातें सुनाती थी, इज़मीर तुम पर पाबंदी लगाता था और बड़े भाईजान तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे, तब हम याद आते थे, और अब इनकी तरफदारी कर रही हो। जब मेरा बेटा तुम्हारे कदमों में गिरा हुआ था तब तुम्हें ये इज्जत याद नहीं आई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ईमान। तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी एहसास नहीं कि तुमने एक माँ के बेटे को तोड़ दिया है। मेरा बेटा मर जाएगा तुम्हारे बगैर। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो आज़म इस कंडीशन में नहीं है कि मैं इसे संभाल पाऊँ। फुप्पो, मैंने किसी को नहीं तोड़ा। ईमान की आवाज़ लर्ज़ गई। मेरी क्या गलती अगर किसी के दिल में मेरे लिए एहसास पैदा हो जाए? मैं तो हमेशा एहतराम से पेश आई हूँ ना। आप चाहें तो खुदा की कसम खा लो। चुप रहो, वो गुस्से से बोली। कसमों के पीछे मत छुपो। तुम्हारा चेहरा सब कुछ कह रहा है। तुम जानबूझकर मेरे बेटे को अपने करीब रखती रही, इसे उम्मीदें देती रही, और अब जब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो तुमने इसे ठुकरा दिया। यही तुम्हारी तरबियत है, यही तुम्हारा किरदार है। वैसे भी अपनी माँ पर ही जाओगी। जैसे वो भागी थी, तुमने भी कोई ना कोई ऐसा गुल इज़मीर के साथ खिलाया ही होगा। एक छत तले तो रहते हो। ईमान ने रोते हुए सर झुका लिया। फूफो, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं तो सिर्फ अपनी जगह पर कायम रही हूँ। मैंने कभी किसी से बेअदबी नहीं की। अगर आज़म भाई को मुझसे मोहब्बत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर यही है कि तुमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो धारी, तुमने इसके जज्बात को बढ़ने दिया। अब वो इस हाल में है कि खुद को ख़त्म करने की बात कर रहा है। अगर ऐसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ईमान, कभी भी नहीं। ये कहकर वो पलटी, पर्स उठाया और तेज़ कदमों से किचन से निकल गई। ईमान इनके जाते ज़मीन पर बैठ गई। आंसू एक के बाद एक गिरते चले गए। इसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया। चूल्हे पर रखी रोटी जलने लगी। धुआं उठा मगर इसे एहसास न हुआ। सिर्फ एक धीमी सिसकी उभरी, जिससे इसकी सांसों में भी अभी दुख जलने लगा हो। दूसरी जानिब जरगा सजा हुआ था। सूरज की रोशनी जैसे नीम अंधेरी वादी में ढलने लगी। जरगा अपने उरूज पर था। सेन के बीच में बिछे कालीन पर ऊंची गद्दी पर इज़मीर खानज़ादा बैठा था। पुश्त पर लकड़ी की ऊंची मसनद। दाएं बाएं कबीले के मोतबर बूढ़े और सामने सैकड़ों मर्द। सबके चेहरे गुस्से से सुर्ख, नजरें तंदोतेज। हवा में बारूद, धूल और फैसला होने की बू मिली हुई थी। बीच में एक औरत खड़ी थी, सरतापा दुपट्टे में लिपटी, चेहरे पर खौफ और जब्त का अजीब इम्तिजाज। हाथ कांप रहे थे मगर आंखों में अज़म की रोशनी थी। इसके करीब एक लड़का घुटनों के बल जमीन पर बैठा, हाथ जोड़े इज़मीर खानज़ादा की तरफ इल्तिजा बड़ी निगाहों से देख रहा था। इसके पीछे दो मुसल्ला आदमी बंदूकों के साथ खड़े थे, जैसे एक गलत लफ्ज़ पर गोली चलाने का हुक्म मुंतज़िर हो। एक बूढ़ा मर्द खड़ा हुआ, गुस्से से लर्ज़ती आवाज़ में बोला, सरदार, अगर आज इस बेगैरत लड़की को छोड़ दिया तो कल हर घर की बेटी यूं भाग जाएगी। ये रस्म नहीं, ये बगावत है। ऐसे को सरेआम फांसी दी जाए ताकि बाकियों को इबरत हो। मर्दों के हुजूम में से आवाज़ों का शोर बुलंद हुआ। हाँ सरदार, ये बेहयाई फैल जाएगी।
ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ گاؤں میں سانس لیں۔ ازمیر خانزادہ نے ہاتھ اٹھایا اور شور تھم گیا۔ اس نے نیچے نگاہ سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لڑکا روتے ہوئے بولا، سردار میں سے محبت کرتا ہوں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم بس یہاں سے چلے جائیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے، مگر خدا را اس کو مت مروائیے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو سوچنا چاہیے۔ ازمیر خانزادہ کی نظریں اب اس لڑکی پر تھیں۔ اور تمہیں پتہ تم نے کیا کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کی عزت آج تمہارے قدموں میں پامال ہے۔ لڑکی کپ کپاتی آواز میں بولی، مجھے معلوم ہے سردار، مگر میں بالغ ہوں، اپنے فیصلے کی اہل، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند کی شادی کا حق دیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ فضا میں تیر کی طرح چلے تھے۔ ہجوم میں ہلچل مچ گئی، کوئی چیخا، دین کی بات کر کے گناہ چھپایا جا رہا ہے، کوئی گرایا، یہی پڑھائی کا نتیجہ ہے، اور زبان چلانے لگی ہے۔ ازمیر نے گہرا سانس لیا، پھر اپنی گدی سے اٹھا۔ اس کی آواز بھاری مگر پرسکون تھی، جیسے پتھر پر پانی گرے۔ میں تم سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ لڑکی آج جھوٹ بول رہی ہے تو کیا تم میں سے کوئی اس کے دل میں جھانک سکتا ہے؟ کیا محبت جرم ہے؟ لوگ چپ ہو گئے تھے۔ تم سب کہتے ہو عزت گاؤں کی ہے، میں کہتا ہوں عزت عورت کی بھی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کو قید میں رکھو گے تو وہ بھاگیں گی، اگر تم ان پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارا مان رکھیں گی۔ چند چہرے نیچے جھک گئے۔ وہ بولا، میں بھی اس گاؤں کی مٹی سے ہوں، اس کی عزت میری عزت ہے، مگر انصاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی مجرم نہیں، اپنی زندگی کی مالک ہے۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر بولا، میں ان دونوں کو معاف کرتا ہوں، مگر گاؤں کے امن کے لیے انہیں یہاں سے جانا ہوگا، نہ سزا نہ موت، بس جدائی، کیونکہ عزت صرف لاشوں سے نہیں بچتی، عدل سے بچتی ہے۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی، بندوقیں نیچے ہو گئیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، بس دور کہیں مٹی کی خوشبو کے ساتھ سانس لیتا ہوا گاؤں ساکت تھا۔ لڑکی کے چہرے سے دوپٹہ ذرا سا سرکا، آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر شکر کا سایہ۔ لڑکے نے سر زمین پر جھکا دیا۔ ازمیر خانزادہ واپس اپنی گدی پر بیٹھا۔ یہ فیصلہ جرگے کا ہے، یہ زمین اب خون سے نہیں انصاف سے زندہ رہے گی، اور فضا میں پہلی بار انصاف کی خوشبو محسوس ہوئی۔ مدھم مگر دیر پا، وہ ایسا ہی تھا، زندگی کو ہمیشہ دو زاویوں سے دیکھنے والا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی اپنی حویلی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں مدھم پھیل پیلی روشنی جل رہی تھی، جیسے دیواروں پر خاموشی سایہ لٹک رہے ہوں۔ صوفے پر وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، کوہنی گھٹنے پر ٹپکائے، انگلیوں کے بیچ موبائل گھما رہی تھی۔ باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز، اور اندر ایک بھاری خاموشی جو دل کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اعظم کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے، وہ جملے جو ادھورے چھوڑ دیتا تھا، وہ نظریں جو کبھی صاف نہیں ہوتی تھیں، وہ لہجہ جو کبھی دوست کا لگتا تھا، کبھی کچھ اور۔ اس نے ہمیشہ اسے اپنے دائرے میں دیکھا تھا، ایک بڑے بھائی کی طرح، ایک سہارا جس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، مگر آج جب اس کی ماں آ کر زخم دے گئی تھی، الفاظوں میں لپٹا ہوا، تو سارا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، اگلی کال کے بٹن پر رکھی، پھر دب گئی۔ پہلی بیل پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ دونوں جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، صرف سانسوں کی مدھم سی آواز۔ اعظم، اس نے آہستہ کہا۔ ہاں بولو۔ آواز میں وہی تھکن، مگر کئی اندر کچھ ضد بھی۔ میں نے امید نہیں کی تھی تم سے، آج تمہاری امی آئی تھی اور انہوں نے جو کہا وہ اب تک کانوں میں گونج رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا، ایک دوست جو ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے، مگر تم نے، اس کی آواز ٹوٹ گئی، تم نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ اگر تمہارے دل میں کچھ تھا تو تم مجھ سے کہتے، الزام لگا کر نہیں دکھاتے۔ دوسری طرف خاموشی ٹوٹی، مگر لہجہ سخت تھا۔ تو مجھے ہمیشہ دوست سمجھتی رہی ایمان، اور میں تمہارے لیے پاگل ہوتا رہا۔ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا؟ میں نے کئی بار کہا، اشارہ دیا، مگر تم نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ تمہارے دل میں وہ تھا، ازمیر۔ اس کے نام پر وہ چونکی، مگر خاموش رہی۔ اعظم کی آواز میں زہر گھلتا جا رہا تھا۔ میں اسے نفرت کرتا ہوں، بچپن سے میری ہر چیز وہ لے گیا، باپ کی توجہ، لوگوں کی عزت، اور اب تم بھی اس کے حصے میں چلی گئی نا۔ ناانصافی ہے نا یہ، جیسے سارا جہاں میرا کچھ نہیں ہونے دیتا۔ اس نے آہستگی سے کہا، اعظم تم غلط سوچ رہے ہو، ہر کسی کی قسمت الگ لکھی جاتی ہے، ازمیر کی جگہ اپنی ہے، تمہاری اپنی، وہ تم سے کچھ نہیں چھین رہا، تم خود اپنے آپ سے دور بھاگ رہے ہو۔ وہ ہنس دیا، ایک کھوکھلی ہنسی۔ یہی تو تم نہیں سمجھتی ایمان، سب کچھ اس کے لیے آسان ہے، جب وہ بولتا ہے لوگ سنتے ہیں، میں بولوں تو کوئی نہیں مانتا،
तुम भी नहीं, तुम्हारे लिए वो हीरो है और मैं शायद बस एक साया। ऐसा नहीं है, वो नरमी से बोली, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मगर इस एहसास का मतलब मोहब्बत नहीं होता। तुमने जो किया वो गलत था, तुमने मेरे भरोसे को जख्म दिया है। मोहब्बत कभी किसी की इज्जत छीन कर नहीं ले जाती आजम। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, वो शायद कुछ सोच रहा था। फिर अचानक बोला, तुम समझती नहीं, मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ सकते कि नज़रअंदाज होना कैसा लगता है। मैं बस चाहता था एक बार तुम मेरी तरफ वैसे देखो जैसे तुम इसकी तरफ देखती हो। इसके लब कप आए, मगर लहजा ठहरा हुआ था। वो इसकी बात सुनकर बोली, तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे कभी इस तरह रुस्वा नहीं करते। मैं कभी तुम्हें लेकर ऐसा नहीं सोच सकती। दूसरी तरफ से सांस भारी हो गई। तुम कभी नहीं समझोगी, वो बोला, तुम सब एक जैसे हो। फिर अचानक लाइन पर खामोशी छा गई। अगले लम्हे फोन कट गया। वो कुछ देर मोबाइल को खाली निगाहों से देखती रही, फिर आहिस्ता से इसे मेज पर रखा। कमरे में वही मध्यम रोशनी थी, मगर अब वो मजीद सुनसान लगने लगी थी। इसके दिल में एक बोझ बैठ गया, न नफरत न गुस्सा, बस अफसोस। खिड़की से बाहर रात अपनी पूरी खामोशी के साथ फैली हुई थी, जैसे दुनिया ने सांस रोक रखी हो। ईमान ने सर पीछे टिकाया, आंखें बंद कर ली। शायद कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, खुद की आंखें खुलने से खत्म होते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक महीने बाद घर के सहन में रोशनियों का एक नरम सा जाल बिछा हुआ था। जार कानून की तरफ चमक सफेद पर्दों पर झलमिला रही थी। औरतों की हल्की सी सरगोशियां, बर्तनों की आवाजें, वो कहीं दूर बच्चों के कह के फजा में घुल रहे थे। अंदर के कमरे में मगर एक अलग खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी के दिल के अंदर हलचल मचाए मगर बाहर से बिल्कुल ठहरी हुई लगे। आज निकाह का दिन था। इस फोन कॉल के बाद इनकी बात नहीं हुई थी। वो शादी में मसरूफ हो गई थी, जबकि वो एक बार भी खाना हवेली नहीं आया था। ईमान सोफे पर बैठी थी, गहरे अनाबी रंग के जोड़े में, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और पलकों पर नमी का हल्का बोझ। इसके हाथ मेहंदी से सजे हुए, मगर उंगलियां बार बार एक दूसरे में उलझ रही थी। सर झुकाए वो हर लम्हा अपने दिल की धड़कनों को सुन रही थी, जो अब कहीं तेज कहीं मध्यम चलने लगी थी। सामने सोफे पर इजमीर बैठा था, साफ सुथरा सफ़ेद कुर्ता पजामा, चेहरे पर वही खामोशी, रोब आंखों में ठहरा हुआ यकीन। साथ अमजद साहब संजीदा चेहरे के साथ बैठे थे और मौलवी साहब निकाहनामा सामने रखे बैठे थे। मौलवी साहब की आवाज़ कमरे की खामोशी को काटती हुई गूंजी, अमजद साहब, इजाज़त है निकाह शुरू किया जाए। अमजद साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मौलवी साहब ने निकाह ईमान की तरफ उठाई। बेटी ईमान यूसुफ, आपका निकाह इजमीर खानजादा वल्द अमजद खानजादा से तय किया जा रहा है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कमरे में जैसे सब सांस रोककर बैठ गए। ईमान की नजरें हल्की सी उठी, गर्दन के नीचे से झूमर हिला, आंखों के सामने चेहरे धुंधलाने लगे। बचपन की वो गली, वो मुस्कुराहट, वो शख्स जो हर वक्त इसके साथ खड़ा रहता था, आज़म। इसकी आवाज़ याद आई। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है ईमान। दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो खाली निगाहों से कमरा देखती रही। इजमीर के चेहरे पर सुकून था, लेकिन कहीं दिल के अंदर एक खला। बेटी सुना नहीं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने नरमी से पूछा। ईमान ने सर झुका लिया, सांस रोके हुए बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने फिर कहा, दोबारा बता दीजिए, आपको निकाह कबूल है? इस बार इसकी आवाज़ में हल्की लर्जिश थी, मगर लबों से वही अल्फाज निकले, कबूल है। तीसरी बार वही सवाल हुआ और इस बार आंखों से दो कतरे गिरे, मगर लहजा मजबूत निकला, कबूल है। कमरे में एक इज्तिमाई सरगोशी गूंजी। ख़वातीन ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ने सर पर हाथ रखा, कुछ ने कलमा फूंका। इजमीर के चेहरे पर खामोशी सी संजीदगी थी, जैसे वो जानता हो कि लम्हा खुशी का है मगर मुकम्मल नहीं। मौलवी साहब ने अब इजमीर की तरफ रुख किया। इजमीर खानजादा, आपको ईमान यूसुफ बिनते यूसुफ अहमद से निकाह कबूल है? इजमीर ने सर उठाया। नजरें ईमान की झुकी पलकों पर टेक गईं। एक पल के लिए हवा में ठहराव सा आ गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कबूल है। दूसरी बार कबूल है, तीसरी बार कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया। सबने मुबारकबाद दी, मगर ईमान की आंखें खाली थीं, जैसे कोई अंदर का बाप बंद हुआ हो। किसी ने इसके कान में कहा, मुबारक हो, दुल्हन बन गई हो। इसने धीरे से मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, मगर दिल के अंदर सिर्फ एक सोच गूंज रही थी, काश वो भी आज यहाँ होता, बस एक बार देख लेता। इस खामोशी की जिसमें किसी की गैर मौजूदगी शोर बनकर रह जाती है।
वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात 1 बजे कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। फानूस की मध्यम पीली लाइट आईने पर छलक रही थी। ईमान सोफे के करीब बैठे आईने के सामने कान की बाली उतार रही थी। चूड़ियां इतनी देर पहनने से हाथों पर निशान छोड़ चुकी थी। शादी का जोड़ा अब भी इसके बदन पर भारी लग रहा था। बाहर से सब मेहमान जा चुके थे, बस आहिस्ता आहिस्ता खादमाओं की चाल की हल्की आवाज बाकी थी। रुखसती इम्तिहान के बाद तय थी, मगर निकाह के बाद दिल में एक अजीब सी संजीदगी उतर आई थी। इसी लम्हे खिड़की के पास से एक हल्की सी आहट हुई। परिंदा जरा सा हिला और वो चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने आजम खड़ा था, बिखरे बाल, लाल आंखें, कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे, सांस तेज जैसे घंटों से भागता आया हो। ईमान एकदम खड़ी हो गई। दुपट्टा जल्दी से सीने पर फैलाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी इस वक्त? आजम की आवाज़ भारी थी। तुमसे मिलने आया हूँ। मैं दरवाजे से आता तो तुम्हारा शोर मिल जाता, इसलिए सीधा खिड़की से आ गया। वो 2 कदम पीछे हटी। तुम पागल हो गए आजम, ये क्या हाल बना रखा है अपना? तुम्हें ज़रा होश है, तुम क्या कर रहे हो? आजम आगे बढ़ा, आंखों में वही कर्ब जो दिल का बोझ बन जाता है। इसका बाजू थाम लिया। होश में हूँ ईमान, बस तुमने होश उड़ा दिए। तुमने कर दिया ना पागल मुझे। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सुना तुमने? मोहब्बत। ईमान ने बाजों छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तकलीफ हो रही है। ये कैसी मोहब्बत है जो किसी की इज्जत रौंद दे? तुम वाकई पागल हो गए हो आजम। अगर मोहब्बत करते हो तो मुझे रुस्वा मत करो, दूर हटो मुझसे। आजम का लहजा भड़क उठा। नहीं हटूंगा, आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अजमीर, खुदा की कसम इसे मार डालूंगा। ईमान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो एक झटके से आज़ाद हुई और गुस्से से बोली, खबरदार, जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। मोहब्बत के दावेदार तुम्हारे जैसे नहीं होते आजम। महबूब की खुशी के लिए वो अपनी सांस तक कुर्बान कर देती हैं, और तुम मुझे बदनाम करने मेरे कमरे में आए हो। अभी अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, भाड़ में जाएं लोग, परवाह नहीं मुझे किसी की। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ईमान, तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी थी। इस पल दरवाज़ा जोर से खुला। इज़मीर दाखिल हुआ, सफ़ेद लिबास में, मगर चेहरा फौलाद की तरह सख्त। ईमान के चेहरे का रंग उड़ गया। आजम ने नजरें इस पर जमा दी, मगर इज़मीर खामोशी से चंद कदम आगे बढ़ा। सीने पर हाथ बांधे वो बोला, आजम निकलो यहाँ से फौरन। आजम ने एक कदम जमाने की कोशिश की। कहीं नहीं जाऊंगा, तुम समझते हो तुम जीत गए। नहीं नहीं नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, और इसने भी मुझे बुलाया था। तुम्हारे डर की वजह से इसने हाँ कहा। हम दोनों खुफिया मिलते रहे हैं। वो बिला वजह इस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। ईमान की आंखों में आंसू भर गए। झूठ आजम, खुदा के लिए ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हें भाई समझा, तुम्हारी इज्जत की, और तुम? आजम कुछ कहने वाला था कि इज़मीर आगे बढ़ा। एक लम्हे इसका गिरबान पकड़ लिया। आंखों में वही ठंडी मगर खतरनाक चमक थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर जिंदगी अजीज है ना तो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आजम का सांस रुक गया। इसने ईमान की तरफ देखा, लड़ती पलकों, नम आंखों, खौफ से भरी सूरत और होंठ कांपे। इज़मीर ने इसे धक्का दिया। वो पीछे हटकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे की चौखट पर रुकते हुए वो बोला, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा ईमान, कभी नहीं। ये कहते वो चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ रह गई। ईमान दीवार से लगकर बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। कमरे में अभी भी वही खामोशी रची हुई थी जो तूफान के बाद ज़मीन पर उतरती है। खिड़की से आती चांदनी की हल्की धार फर्श पर फैली हुई थी, जहां अभी चंद लम्हे पहले एक जुनूनी शख्स अपने दिल का बोझ उतार कर गया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ वो टूट कर रह गई। इसके अंदर जमा खौफ, दुख, शर्मिंदगी सब एक साथ बह निकले। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा छुपा कर रोने लगी। आवाज़ दबाने की कोशिश की, मगर हिचकियों ने वफादारी नहीं निभाई। इज़मीर चंद लम्हे से देखता रहा, फिर धीरे से इसके पास आया, खामोशी से बैठ गया और अगले पल इसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो इसके सीने से लगी तो जैसे ज़मीन इसे पनाह दी हो। वो झूठ बोल रहा था इज़मीर, इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हम कभी नहीं मिले, कभी नहीं, खुदा की कसम मैं बेकसूर हूँ। इज़मीर ने इसके बालों पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी बीवी पर यकीन है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें पसंद करता था और इसकी आंखों में वो जुनून मैंने पहले दिन से देख लिया था, मगर मुझे ये भी पता था कि तुम इस हद तक कभी नहीं जा सकती। तुमने खुद को हमेशा इज्जत से रखा है। वो इसके सीने से सर उठाकर बोली, वो कहता है ज़िंदगी ने सब कुछ आपको दिया और इसे कुछ नहीं।
شاید اس لیے وہ خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ ازمیر کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں سنجیدگی برقرار تھی۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے باپ دادا کی نشانی۔ وہ چاہے جتنا شور مچا لے، اس چراغ کا وارث میں ہوں۔ وہ نہیں اور رہی محبت۔ وہ ذرا رکا، پھر نرم لہجے میں بولا، یہ جذبہ کسی کے بھی دل میں جنم لے سکتا ہے، جیسے میرے دل میں تمہارے لیے آیا، مگر نصیب کے فیصلے انسان نہیں کرتے، ان پر بس ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو اب چمک بن گئے تھے۔ آپ تو واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ازمیر نے ہلکا سا ہنس کر جواب دیا۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، جب بابا نے کہا تھا کہ تم میری ہونے والی ہو، تب سے دل نے اور کوئی چاہت دیکھی نہیں۔ آج نکاح کے بعد تمہیں دیکھ کر لگا میرا سفر ختم ہو گیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دھیرے سے بولی، اعظم برا انسان نہیں ہے، بس اپنے دکھوں کا قیدی ہے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، بس دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیوں اتنا بگڑ گیا۔ ازمیر نے اس کی بات سنی، پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ تم ہمیشہ دوسروں کا دکھ دیکھ لیتی ہو، اپنا نہیں، مگر خیر اب اس کی فکر چھوڑو، وہ بولی۔ اور اگر وہ پھر لوٹ آیا تو؟ ازمیر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، تو پھر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تم میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو۔ وہ ہلکا سا شرما گئی۔ لمحہ نرم ہوا، جیسے وقت نے بھی سانس روک لی ہو۔ ازمیر نے شرارت سے پوچھا، تو تمہیں بھی میں اچھا لگتا ہوں؟ وہ سر جھکائے بولی، یہ کیسا سوال ہے، بس صاف جواب دو، پسند کرتی ہو یا نہیں؟ ازمیر، وہ مسکرا کر بولی، اگر پسند نہ ہوتا تو نکاح کے وقت دل یوں نہ دھڑکتا۔ اس کے جواب پر ازمیر نے ہنس کر کہا، تو پھر دل دھڑکتا رہے، مگر اب سے صرف میرے لیے۔ اسے سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جہاں دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، پورے اعتماد، مطمئن۔ کھڑکی کے پار چاند اب بادلوں سے آزاد تھا، باہر سین میں رات کی خاموشی تھی، اور اندر ایک ننھے رشتے کی گرمی۔ دور کہیں شاید اعظم تنہا سڑک پر چل رہا تھا، آنکھوں میں وہی شکست جو جنون کے بعد نصیب ہوتی ہے، جیسے تقدیر نے خود کہہ دیا ہو، محبت اگر صبر سے خالی ہو تو سزا بنتی ہے، انعام نہیں۔